नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपने करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज को। उसके पहले देख लेते हैं 26 जून के सवाल को। ठीक है, तो सवाल था हमारा कि 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। जिनमें 4 विकल्प हैं: केवी मथुरा कैंट, केवी मदुरै, केवी प्रेसिडेंट एस्टेट नई दिल्ली में, या फिर केवी भोपाल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य जो कि छात्रों को संसद की कार्यवाही, वाद विवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराना है। और जो कि इस बार 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025 और 2026 का आयोजन केंद्रीय विद्यालयों के लिए किया गया। जो कि प्रश्न में है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट एस्टेट नई दिल्ली। ठीक है, क्योंकि इस विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया। वहीं यह प्रतियोगिता छात्रों में जो कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और संसदीय कार्यप्रणाली की समझ विकसित करने के लिए भी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये था 26 जून के सवाल का सही उत्तर। आते हैं अपने आज के सवाल पे। ठीक है, तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि दो देशों के बीच राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी जाती हैं। ऐसा ही भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो कि 2024 में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति के कारण भारत ने पर्यटक जो कि वीजा सेवा रोक दी थी। लेकिन अब हाल ही में भारत ने यह सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जो कि क्वेश्चन है इसी पर कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नियमित पर्यटक वीजा सेवा पुनः शुरू की है। जिनमें 4 विकल्प हैं: नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि 25 जून 2026 को भारत ने घोषणा की कि 28 जून से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से टूरिस्ट वीजा जारी किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के बीच पर्यटन, लोगों को आना जाना और आपसी संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि 2024 में वीजा बंद हुआ था और 2026 में वीजा फिर से शुरू हुआ है। किस देश के बीच? बांग्लादेश के। वहीं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भारत बांग्लादेश सीमा की कितनी लंबाई है? तो लगभग 4096। ठीक है, 4096 किलोमीटर ये इसकी लगभग लंबाई है। वहीं भारत और बांग्लादेश दोनों किन संगठनों के सदस्य हैं? तो सार्क और बिम्स्टेक, ये दोनों हो जाएंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट हॉक आई किससे संबंधित है? 4 विकल्प है: सीमा सड़क निर्माण से, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से, वन्य जीव संरक्षण से, या फिर समुद्री निगरानी से। ठीक, तो अमरनाथ की यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। और इतनी बड़ी यात्रा में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सरकार ने एक नई सुरक्षा व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम प्रोजेक्ट हॉक आई रखा है। और हाल ही में ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट हॉकाई, जो कि संबंधित है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से। प्रोजेक्ट हॉकाई एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली है। इसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, मचान मोर्चा और स्नाइपर टीमों की मदद से पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग की जो कि 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी खतरे को समय रहते रोकना। ठीक है, ये इनके उद्देश्य हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हाल ही में उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति 2026 किस राज्य ने मंजूर की है? तो अभी देखा होगा कि आज सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी की होती है। इसलिए सरकार अब गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करने पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से आंध्र प्रदेश ने
जो कि उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति 2026 लागू की, जो कि प्रश्न में है कि उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति किस राज्य ने मंजूर की? तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से आंध्र प्रदेश, क्योंकि इस नीति के तहत एसटीपी में साफ किए गए पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों, निर्माण कार्य, बाग बगीचों की सिंचाई और नगर निगम के कार्यों में किया जाएगा। इससे स्वच्छ पानी की बचत होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे एसटीपी मतलब है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, इसमें साफ किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वदेशी प्रणाली को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त हुआ है? फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, इसे शॉर्ट में एफओसी बोलते हैं। तो चार विकल्प हैं: आकाश एनजी, नेत्र एईडब्ल्यूसी प्रणाली, या फिर तेजस एमके2, या फिर ब्रह्मोस एनजी। ठीक है, तो जिसमें देखा जाए तो अगर दुश्मन का विमान हमारी सीमा की ओर आ रहा होता है तो हमें उसकी जानकारी पहले से कैसे होगी? क्वेश्चन बनते हैं। इसी काम के लिए भारत ने नेत्र नाम की स्वदेशी AEW&C प्रणाली विकसित की। यह एक उड़ता हुआ रडार है जो आसमान से दुश्मन के विमान, मिसाइल और अन्य हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है और भारतीय वायुसेना को तुरंत सूचना देता है। इसी पर है ये क्वेश्चन। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा नेत्र AEW&C। ठीक है, जो कि नेत्र भारत की स्वदेशी हवाई निगरानी प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और इसे एफओसी मिलने का मतलब है कि सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना इसे पूरी तरह उपयोग कर सकती है। इससे दुश्मन की गतिविधियों का पहले से ही पता लगाना और हवाई सुरक्षा मजबूत करना आसान है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा विमानन मॉडल शुरू किया? चार विकल्प है: पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल, ओपन स्काई मॉडल, या फिर रीजनल कनेक्ट मॉडल। तो मान लीजिए आपको गोरखपुर से लंदन जाना है, लेकिन पहले आपको अलग अलग टिकट और कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि अब सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इसमें छोटे शहरों की उड़ानें पहले बड़े हवाई अड्डों तक जाएंगी, जैसे दिल्ली या मुंबई, फिर वहीं से सीधे अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिल जाएगी। ठीक है, इसी पर ये क्वेश्चन कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल शुरू किया गया था? हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, यहाँ से ये सही विकल्प हो जाएगा इसका। हब का मतलब है कि बड़ा हवाई अड्डा और स्पोक का मतलब है छोटा हवाई अड्डा। मतलब छोटे शहर बड़े हवाई अड्डों से जुड़ेंगे, जिससे विदेश यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। वहीं यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पहली सेवा किस शहर से शुरू हुई? तो वाराणसी। प्रमुख हब कौन कौन से हैं? तो जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। और 2047 तक भारत का लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य है कि ग्लोबल एविडेंस हब, ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? चार विकल्प है: मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक हाल ही में जो कि भारत में हुई और इस बैठक में भविष्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज पर साझा सिद्धांत भी अपनाए गए। जो कि प्रश्न में है कि 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो गुरुग्राम में। यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा गुरुग्राम। इस बैठक का उद्देश्य है कि ब्रिक्स देशों के बीच जो ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीकों पर सहयोग पर बढ़ाना तथा इसमें स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज को भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ से कुछ जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
और स्मार्ट ग्रिड क्या है? तो डिजिटल तकनीक से संचालित आधुनिक विद्युत प्रणाली है, क्योंकि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक उपभोक्ता है? तो ये है तीसरा। ध्यान देंगे कि तीसरा बना है ये। अगला प्रश्न है कि विश्व मादक पदार्थ दिवस कब मनाया जाता है? चार विकल्प है, 24 जून को, 25 जून को, 26 जून को या फिर 27 जून को। हाल ही में जो कि विश्व मादक पदार्थ दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जून, यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा। जो कि यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में की थी। ठीक है। और 2026 की थीम भी रखी गई थी, एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस, यानी वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नशे की रोकथाम और लोगों में जागरूकता फैलाना। क्योंकि 26 जून को दुनिया भर में लोगों को यह बताया जाता है कि नशा शरीर, मन और समाज तीनों के लिए हानिकारक है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को जागरूकता दिवस के रूप में भी घोषित किया है। ठीक है। तो 26 जून ड्रग्स एब्यूज डे 1987 से यूएनजीए द्वारा घोषणा हुई। उद्देश्य नशा मुक्त समाज, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थाईमामन थंगत मोत्रम थिट्टम योजना किस राज्य ने शुरू की? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश ने? तो ये हाल ही में एक नई योजना पर चर्चा चल रहा है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने थाईमानन थंगात मोथरम थिट्टम योजना शुरू की, जिसमें इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। वहीं इसका उद्देश्य है कि सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना। आसान भाषा में अगर कहें तो तमिल संस्कृति में बच्चे के जन्म पर जो मातवा मामा होते हैं, मतलब उन्हें मातुल भी बोला जाता है, ये सोने का उपहार देते हैं। इसी परंपरा को अपनाते हुए अब तमिलनाडु सरकार नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने अंगूठी देगी। वहीं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे योजना किस राज्य की है? तो तमिलनाडु। लाभ क्या मिलेगा? 1 ग्राम सोने की अंगूठी। किसे मिलेगा? सरकारी अस्पताल में जन्मे नवजात शिशु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये भारत का जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्सव है, हेमिस फेस्टिवल, जो कि ये किया गया, आयोजन इसका हुआ था लद्दाख में। ठीक है, यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा लद्दाख। यह उत्सव लेह जिले के हेमिस मठ में मनाया जाता है, जो कि यह गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और इसका मुख्य आकर्षक जो कि चाम्र नृत्य है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रंग बिरंगे वस्त्र और मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो लद्दाख का जो कि प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है, और यह हर साल हेमिस मठ में मनाया जाता है। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो लेह लद्दाख। और यह उत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन सा बना? दिल्ली एयरपोर्ट, कैंपेनगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैवर एयरपोर्ट या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाएं, जो कि दुनिया का तीसरे सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बना है। ठीक, क्योंकि इस एयरपोर्ट को यह रैंक इसलिए भी मिली है क्योंकि यहाँ बच्चों और परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं, जैसे प्ले एरिया, बेबी केयर रूम, फैमिली सिक्योरिटी लेन। ये सभी भारत का जो कि पहला सेंसरी रूम है, इसलिए इसे दुनिया का तीसरा सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट माना गया है।
याद रखने के लिए अगर कहें तो थर्ड रैंक जो कि बेंगलुरु को मिली है और इसे कोपेन कैंपेन घोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्यान देंगे। पहला जो मिला था इसमें जो कि पहले स्थान पर था हेलसिंकी वांटा जो कि फिनलैंड का, और चौथा स्थान राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद इसको मिला है, दूसरा चांगी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में लॉन्च किया गया एनसीआरबी अभिज्ञान ऐप किससे संबंधित है? चार विकल्प है। साइबर सुरक्षा से, फिंगरप्रिंट से, अपराधियों की पहचान से, पासपोर्ट सत्यापन से या फिर ट्रैफिक प्रबंधन से। चार विकल्प है, इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।